चलिए नमस्कार। हम लोग जो है जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं तो आज आप लोग देखिएगा उत्तराखंड परिसीमन जो हमारे पास 2001 और जो 2008 में जो हमें देखने को मिलता है परिसीमन, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे पास ध्यान रखिए, चाहे तो जो भी विद्यार्थी या यूके ट्रिपल एससी की या फिर यूके पीएससी की, ये ध्यान रखना, चाहे तो वो यूके पीएससी की जो भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना, दोनों ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। हमारे पास सीधा प्रश्न जो आएगा वो परिसीमन से संबंधित ये देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जैसे आप लोग देखे होंगे तो हमारे पास लोकसभा चुनाव हुए या फिर हमारे पास जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, तो ये विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव देश के अंदर भी हम लोग देखते हैं, संसदीय चुनाव जो हम लोग देखते हैं, उनमें जो सीटों का है, सीटों का जो प्रारूप है या फिर लेखा जोखा जो है या फिर सीटें जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है अपनी हेडिंग आप लोग बनाएंगे परिसीमन, और परिसीमन से संबंधित आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक है परिसीमन, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, परिसीमन है, पहले हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं या फिर सामान्यतः मैं बात करूं कि परिसीमन हम लोग किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि परिसीमन का अर्थ या फिर परिसीमन हम किसे कहते हैं। परिसीमन होता है कि जो सीटों का बढ़ना या जो घटना है, सीटों का बढ़ना या घटना या घटाना ही क्या कहलाता है, परिसीमन हमारे पास कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। बिल्कुल मैंने सामान्य आपको एक ऐसी परिभाषा बता दी, वो चाहे तो आप लोगों के पास जैसे आप केंद्र में देखेंगे तो आप लोग केंद्र के अंतर्गत अगर हम पढ़ते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा हम लोग बात करेंगे। अगर हम राज्य में बात करते हैं तो विधानसभा या विधान परिषद की हम लोग बात करते हैं। तो इस बात को आपको यह ध्यान रखना है, केवल मैंने यहां पर एक संक्षेप में एक छोटी सी लाइन लिख दी है कि सीटों का बढ़ना या घटना ही क्या कहलाता है, परिसीमन हमारे पास कहलाता है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास एक अनुच्छेद 82 हमारे पास देखने को मिलता है और एक हमारे पास अनुच्छेद 127 हमारे पास देखने को मिलता है। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें हमारे पास परिसीमन से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। जो केंद्र में हमारे पास सीटों का जो बढ़ने का जो लेखा जोखा जो हमारे पास देखने को मिलता है, ध्यान रखना, अगर हम केंद्र या फिर जिसको हम लोग भारत सरकार बोलते हैं, ये ध्यान रखना, केंद्र या भारत सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं, केंद्र में जो सीटों का जो बढ़ना, सीटों का जो बढ़ना या फिर जो भी आप लोग घटना जो भी आप लोग देखे उसमें बढ़ना या घटना जो भी होता है, वो किसके अंतर्गत हमारे पास देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत देखने को। जबकि मेरे प्रिय विद्यार्थी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम राज्य की बात करें, यही बात अगर राज्य में जो सीटों का बढ़ना, सीटों का जो बढ़ना या जो घटना हमारे पास होता है, इसका जो प्रावधान है, जो प्रावधान हमारे पास देखने को मिलता है, वो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, तो यह ध्यान रखना, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत हमें यह प्रावधान देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको अगर मैं एक चीज और यहां पर बताने का प्रयास करूं तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे पास एक संविधान संशोधन होता है जिसको बोलते हैं 84वां संविधान सन 2002 के अंतर्गत। 84वां संविधान संशोधन 2002 हमारे पास हुआ था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जो हमारे पास ये परिसीमन के तहत जो जनसंख्या जो हमारे पास बढ़ेगी या जनसंख्या का आधार वर्ष किसे रखा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यह दिया गया है कि अनुच्छेद 82 की बात करें हम लोग या अनुच्छेद 127 की बात करें, तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यह दे रखा है कि जो प्रत्येक हमारे पास प्रत्येक जनगणना के बाद जो है क्या होगा, परिसीमन होगा, परिसीमन होगा। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप एक चीज बताइए,
हमारे पास अगर हम परिसीमन की बात करें या फिर हमारे पास जनगणना की अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर, अगर हम यहां पर जनगणना की बात करें तो हमारे पास पहली जनगणना कब होती है, तो 1951 के अंदर हमारे पास पहली जनगणना हो जाती है, पहली जनगणना। इसका मतलब अगर हमारे पास भाई जनगणना के बाद ही क्या होगा, परिसीमन होगा। इसका मतलब यह है कि 1952 में जो हमारे पास परिसीमन है, इसके परिसीमन का जो अधिनियम है या फिर जो नियम है उसको लागू किया गया। मतलब पहला परिसीमन जो अधिनियम है जिसे लागू किया गया वो 1952 के अंतर्गत होगा। और अब 1952 में हमारे पास जितनी जनसंख्या होंगी भारत में या फिर देश में, अगर जो हमारे पास भारत के अंतर्गत या फिर देश में, जो भी आप लोग बोले, उस समय जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो जाएगा। हमने देखा 1951 में हमारे पास जनगणना हुई थी और उसके बाद 1961 में 10 साल बाद और 1971 में, ऐसे हम लोग देख रहे हैं जनगणना। और अगर हम देखें तो 1961 का मतलब है कि 1962 में हमारे पास क्या होगा, परिसीमन होगा। उसके बाद 1971 का मतलब 1972 में हमारे पास क्या होगा, परिसीमन होगा। हम ये देख रहे हैं। तो अब अगर हम हर साल इसमें परिवर्तन करेंगे तो भाई सीटें तो हर साल बढ़ेगी, सामान्य सी बात है। मतलब हर साल का मतलब हर 10 साल में हमारी क्या बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ जाएगी। अब सीटें तो चाहे हमारे पास विधानसभा की है या राज्यसभा की, जो हमारे पास राज्यसभा की है या फिर लोकसभा की, वो तो निश्चित है ना सीटें। अगर वो सीटें निश्चित है तो फिर उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि सीटें जो निश्चित है तो फिर वो निश्चित ही बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार ने प्रावधान रखा कि 1972 में जब हमारे पास परिसीमन कौन सा होगा, पहला हमारे पास परिसीमन अधिनियम, दूसरा हमारे पास 62 में हो गया, तीसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 में। तो इस तीसरे में इन्होंने ये प्रावधान लिया कि 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया। आपसे पूछा जाएगा कि इसका आधार वर्ष किसे माना गया, तो ध्यान रखना इसका जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष माना गया 1971 को। इन्होंने कहा कि 1971 की जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या, क्योंकि 1971 की जनसंख्या अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या जिसको हम लोग मानते हैं, मतलब जिस समय जनसंख्या का ग्रोथ रेट सबसे अच्छा रहा वो 1971 हम लोग। अब उस 1971 को यह माना गया कि अब हम जो आगे जो हमारे पास जनगणना के बाद जब हम ये परिसीमन करेंगे तो अब हर साल जनसंख्या नहीं देखेंगे, मतलब हर 10 साल जनसंख्या को नहीं देखेंगे, क्योंकि जनसंख्या को तो हम रखेंगे 1971 को, परिसीमन हम करेंगे लेकिन वो केवल किसमें, सीटों में के क्षेत्र को हम इधर से उधर करने में करेंगे, लेकिन जनसंख्या वही रहेगी कौन सी, 1971 की। तो जब ये 1971 की जनसंख्या रही तो इसी की बात मैं कर रहा हूं कि आधार वर्ष किसे माना गया था, 1971 को। तो 84वें संविधान संशोधन के तहत यह माना गया कि ये जो हमारे पास 84वां संविधान संशोधन है, इसने माना कि 1971 का जो आधार वर्ष है ना, ये 1971 का आधार वर्ष, बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग पहले चीजों को समझिए आराम से, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि इन चीजों को समझने का मतलब क्या है कि देखो जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मतलब क्या है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को तैयार करें, समझ में आ रही है ना, उसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो ये है कि हमें ये जानना है कि 1971 की जनगणना हमारे पास क्या, समझ में आ रही है ना। हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि 1971 का हम लोगों ने क्या माना है कि जनसंख्या का आधार वर्ष माना है। हमने कहा कि तीसरा हमारे पास हो रहा है तो 1971 को हमने माना है। इसके बाद जो है ना हमारे पास चौथा जो हुआ था, ये ध्यान रखना, जो चौथे हमारे पास परिसीमन अधिनियम हुआ वो हम लोग 2001 को रखा था। किसको रखा, 2001 को। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो ये 1971 का जो हमारे पास ये जनसंख्या थी ना, 2001 में हम लोगों ने 2001 का जो परिसीमन होगा, 2001 में जो परिसीमन हुआ उसमें इन्होंने जनसंख्या का आधार वर्ष अब ये माना कि अब 1971 का नहीं, अब 2001 का होगा। किसको माना, 2001 को। जब इन्होंने 2001 को इन्होंने माना तो इस 84वें संविधान संशोधन में यही दिया गया है कि जो 2001 का आधार वर्ष, पहले आधार वर्ष
पहला किसे माना गया आधार वर्ष? पहला आधार वर्ष था, ये ध्यान रखना, पहले ध्यान चीजों सुना करो। फिर दूसरा आधार वर्ष, दूसरा ये आधार वर्ष हमारे पास हो गया। अब इसी आधार वर्ष को, दूसरा आधार वर्ष को ये माना कि 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कि 2026 तक अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 2026 तक हमारे पास आधार वर्ष कौन सा रहेगा? 2001 का। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस बात से हमारा क्या लेना देना है कि मैं उत्तराखंड का परिसीमन आपको करा, यहां से लेना देना यह है कि अगर हम देखें इसी आधार पर देखिए, अगर हम उत्तराखंड के परिसीमन की बात करें, उत्तराखंड में जो परिसीमन हमारे पास हुआ था, पहला परिसीमन जो हुआ था वो 5 नवंबर 2001 को हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, उत्तराखंड में जो पहला परिसीमन है, क्या कह रहा हूं मैं, पहला जो परिसीमन है वो कब हुआ? वो हुआ 5 नवंबर सन 2001 को हुआ। अब देखो, अब सन 2001 को हमारे पास हो रहा है नवंबर में, और हमने ये जाना कि इस समय जब हमारे पास राज्य का गठन होगा, जब राज्य का गठन होगा तो हमने तो आधार वर्ष किसको माना है? 2001 था उस समय, भाई जनगणना का 2001 में था। ये देखो ना, इसने किसको माना था आधार वर्ष? 2001 को। अब आधार वर्ष 2001 को माना है तो इसका मतलब परिसीमन अधिनियम कब होगा? 1 साल बाद, क्योंकि जनगणना 2001, तो 2001 का मतलब है सन 2002 में क्या हुआ होगा? परिसीमन। मतलब पहला परिसीमन अधिनियम अगर हम देखें तो 1962, 1973, हमारे पास 71 के बाद 72, उसके बाद 2001 का मतलब है 2002। मतलब चौथा परिसीमन अधिनियम को देख रहे हैं हम लोग जनगणना के अगले साल। तो अगर हम देखें तो 2002 में परिसीमन हो रहा है और हमारे उत्तराखंड का गठन हो चुका है सन 2001 में। इसका मतलब क्या है कि जो 2002 में जो परिसीमन हो रहा है हमारा तो उससे पहले हो चुका है गठन। इसका मतलब जो उत्तराखंड में जो हमारे पास सीट होगी, किसकी? विधानसभा सीट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विधानसभा, जिसको हम लोग बोले विधानसभा सीट जो है, वो विधानसभा सीट जो है जो हमारे पास थी, वो हमारे पास किसके तहत की होंगी? 1971 की जनसंख्या के तहत होगी, क्योंकि जो 2001 है उसका परिसीमन तो 2002 में, तो इसमें तो हमारा गठन तो हो चुका है पहले। तो इसीलिए हमारे पास जो विधानसभा की सीटें होंगी वो किसके तहत होंगी? 1971 के तहत। तो पहले तो ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में पहला परिसीमन कब हुआ? महत्वपूर्ण है, 5 नवंबर 2001 को। आई बात समझ में? अब देखो जी, अगर हम इस परिसीमन की बात करें, जो हमारे पास ये परिसीमन हुआ था, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं अंतरिम सरकार में। इसको ध्यान रखना, अंतरिम सरकार, क्योंकि हमारे पास पहले किसका गठन हुआ था? अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हमारे पास हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इस बात से आप लोग जानते हैं कि अंतरिम सरकार के गठन के समय हमारे पास जो विधानसभा की सीटें थी, विधानसभा की वो सीटें 22 थी, और जो विधान परिषद की थी, ध्यान रखना, जो किसकी थी? विधान परिषद की थी। ये ध्यान रखना, सीटें तो 9 थी जो भेजी गई थी, लेकिन जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उस समय सीटें कितनी थी? 8, क्योंकि एक का समय जो है समाप्त हो चुका था। तो इसलिए हम कितनी सीटें लगाएंगे? 8 सीटें हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन भेजी, अगर ये पूछा जाए कि उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें भेजी गई थी राज्य गठन के समय, तो वो ध्यान रखना है, वो हमारे पास 22 और 9 31 सीटें मतलब। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का गठन किसके तहत हुआ, कितनी जनसंख्या के तहत हुआ, तो आप लोग कितने लगाएंगे? 30 लगाएंगे, क्योंकि एक का समय पूरा हो चुका था। अब देखो इसको, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 22 सीटें थी हमारे पास। अब विधान परिषद तो हमारे पास, इसको छोड़िए आप लोग, आप विधानसभा में आइए। इस 22 सीटों में अगर हम लोग देखें तो इनमें जो आरक्षित सीटें थी ना, ध्यान रखना, जो आरक्षित सीटें थी, आरक्षित, उनकी संख्या थी 4। ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाएगा आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिसमें से ध्यान रखना 4 में से अगर हम देखें तो 3 सीटें जो थी वो एससी के लिए थी, और एक जो सीट थी वो एसटी के लिए थी। ये ध्यान रखना। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी सीट जो है वो आरक्षित जो थी एसटी के लिए थी और कौन सी एससी के लिए। आज भी जो हमारे पास सीट है जिसका नाम चक्राता सीट है, वो चक्राता सीट उस समय भी किसकी थी? एसटी के लिए थी। ये ध्यान रखना। लेकिन अगर हम एससी की बात करें तो ध्यान रखना, एक हमारे पास उत्तरकाशी जो सीट है, उत्तरकाशी के नाम से हम जानते थे, ये ध्यान रखना,
उत्तरकाशी जो खुद के नाम से थी, एक हमारे पास खटीमा सीट, ये ध्यान रखना, जिसका नाम खटीमा सीट है, वो हमारे पास एससी की लेट थी, और एक हमारे पास बागेश्वर सीट। बागेश्वर सीट मैं क्या कह रहा हूं, 3 सीटें हमारे पास थी, एक हमारे पास उत्तरकाशी, खटीमा और बागेश्वर, 3 सीटें, और जबकि एक चक्राता जो हमारे पास सीट थी वो एसटी के लिए आरक्षित थी। 4 सीटें। आपसे पूछा जाएगा अंतरिम सरकार में कितनी सीटें आरक्षित थी, तो आप आंसर लगाएंगे 4 सीटें हमारे पास आरक्षित थी, जबकि अंतरिम सरकार में विधानसभा की टोटल सीटें 22 थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें गैर आरक्षित कितनी थी, अगर ये आए गैर, जो आरक्षित है वो कितनी सीटें थी, तो आपको ध्यान रखना है 22 में से अगर आप लोगों के 4 जाएंगे तो 18 सीटें हमारे पास गैर आरक्षित थी। इसको आपको ध्यान, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस 70 सीटों का मतलब ये हुआ कि अगर 70 सीटें बात करें तो 22 सीटें तो हमारे पास ये पुरानी हो गई जो हम लोग ये देख रहे हैं, प्लस हम लोगों ने 48 सीटें हम लोग और करेंगे तो 48 और 22 हमारे पास कितनी हो जाएंगे, 70 सीटें हो जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि पहले परिसीमन के तहत कितनी नई सीटों को लाया गया, तो 48 नई सीटों को लाया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बनेगा। बात है समझ में। पहला परिसीमन का जो आधार वर्ष है वो किसे रखा गया, तो ये आधार वर्ष जो मेरे भाई था वो था 1971 का, 1971 का वर्ष था। क्यों? क्योंकि परिसीमन जो हुआ वो 2002 में हुआ, राज्य का गठन पहले हो चुका था। बात समझ रहे हैं ना, चीजें बिल्कुल समझने की है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखो जरा इसमें इन 70 सीटों में से अगर हम बात करें तो 2 चीजों में आपको मैं बताऊं, तो यहां से हमें यह ध्यान रखना है, एक तो हमारे पास आरक्षित सीट आ जाएगी कि आरक्षित सीटें कितनी, हमारे पास आरक्षित सीटें, और एक सीट हमारे पास होगा जिसे हम लोग बोलते हैं गैर आरक्षित सीट। आरक्षित और गैर आरक्षित सीटों की बात करें, अगर हम आरक्षित सीट की बात करें तो उस समय हमारे पास 15 सीटें आरक्षित थी, गैर आरक्षित सीटें होंगी तो हमारे पास 55 सीटें होंगी। कितनी सीटें? 55 सीटें। 55 सीटें जो है वो हमारे पास गैर आरक्षित, मतलब सामान्य सीटें हम लोग इनको बोल सकते हैं, सामान्य सामान्य सीट हम लोग इनको बोल सकते हैं, जनरल की मतलब सबके लिए। हमने ये जाना कि यहां पर आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रखी गई, तो आरक्षित सीटें हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास 15 सीटें हमारे पास आरक्षित है। और अगर हम इस समय इन आरक्षित सीटों की बात करें तो इनमें ध्यान रखना 3 सीटें जो थी वो एसटी के लिए थी और 12 सीटें इसमें एससी के लिए रखी गई। अब आज देखो ना, आज एसटी के लिए कितनी, 2। अब आपसे यही तो पूछेगा वो 3 सीटें कौन कौन सी थी हमारे पास, सीधी सी बात है जी। सबसे पहले ध्यान रखना वर्तमान में भी जो है हमारे पास वो है चक्राता सीट, एक हमारे पास खटीमा सीट और एक थी धारचूला। जहां पर हम लोग देख रहे हैं ना खटीमा सीट, मतलब जो जहां से पुष्कर सिंह धामी जी भी क्या हारे थे, चुनाव हारे थे सीएम बनने पर, है ना, रिकॉर्ड बनाया था हारने का भी। तो आपको ये ध्यान रखना 3 सीटें हमारे पास क्या थी, एसटी के लिए आरक्षित थी, और एससी के लिए पहली परिसीमन के तहत कितनी थी, 12। अभी कितनी है, 13 सीटें। लेकिन वो दूसरा परिसीमन, हम पहले परिसीमन की बात करें, पहले परिसीमन के तहत आरक्षित सीटें 15, वो हमारे पास दूसरे में भी 15 ही होंगी। लेकिन इस समय परिवर्तन यह है कि एसटी के लिए 3 सीटें हैं, एससी के लिए 12, गैर आरक्षित हमारे पास 55 सीटें हैं, और सामान्य हमारे पास इनको हम लोग कहते हैं। अब यहां से दिक्कतें ये आई कि अगर हम पहले परिसीमन की इन 70 सीटों की बात करें ना मेरे भाई, तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है ना, वो ये देखने को मिलता है कि उस समय जो पर्वतीय जो सीटें थी ना, वो ज्यादा हुआ करती थी, किससे, मैदानी सीटों से। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो मैदानी सीटें हमारे पास ज्यादा है, पर्वतों की कम है। उस समय पहले परिसीमन में 40 सीटें जो थी वो पर्वतों की थी और 30 सीटें जो थी वो मैदानी की थी। अब आप देखो कितना बड़ा अंतर, मतलब पर्वतों में कितने, आज हम लोग क्या कहते हैं, वोट बैंक कहां ज्यादा है, मैदानों में, क्योंकि लोग कहां रह रहे हैं, मैदान में। भाई गांव में रहना कोई पसंद ही नहीं करता है, तो इसीलिए वोट बैंक ज्यादा जो है वो हमारे पास कहां देखने को मिलता है, मैदानों में हमें देखने को मिलता है, अर्थात ज्यादा सीटें कहां है, मैदानों में। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, पहले परिसीमन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी सीटें थी, 40 सीटें, और मैदानों में थी 30 सीटें। आरक्षित और गैर आरक्षित सीटों को आप लोग जान चुके। ये हमारे पास पहले परिसीमन की रूपरेखा में देखने को मिलती है। प्रश्न यहां से बनेंगे, बहुत अच्छी चीजें से आपको ध्यान रखना। एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट को आप लोगों को एक मौका दे देता हूं, तो आप जल्दी से इसको करिएगा। चलो जी, अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास परिसीमन जो होगा वो होगा दूसरा परिसीमन। कौन सा जी, दूसरा परिसीमन। अब दूसरा जो हमारे पास परिसीमन हुआ था, परिसीमन, इसमें जो है ना, ये बड़ी दिक्कतें बन जाती है विद्यार्थी के लिए।
जब हम क्लास में भी कराते तो बच्चों को लगता है कि नहीं गुरुजी ये 2008 में हुआ। ध्यान रखना, परिसीमन जो है ना वो हुआ था 2006 में। सबसे पहले ध्यान रखना, परिसीमन कब हुआ था? 2006 के अंदर, लेकिन लागू होता है फरवरी 2008 में। ये ध्यान रखना। अब ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपको पहले अच्छे से ध्यान रखना। मैंने कहा परिसीमन कब हुआ? 2006 में हुआ था, लेकिन 2006 में तो भाई आप लगाओ, हमारे पास 2002 में हमारे पास पहला निर्वाचन चुनाव हो रहा है, 2007 में हो रहा है, फिर 7 में हमारे पास चुनाव हो जाएंगे, तो ये तो लागू कब हो रहा है? 8 में। बात आ रही ना समझ में? और चुनाव में किस में लागू होगा? चुनाव में अगर हम देखें तो 2012 में, 7 और 5 12। अगर हम चुनाव में इनकी सीटों की बात करें, जो ये सीटें लागू होंगी, सीटों को लागू किया गया, तो ये लागू कब होंगी? 2012 के उसमें होंगी, विधानसभा 2012 के उसमें। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, परिसीमन 2006 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 2008 में। तो आपके पास आंसर दोनों आपको ध्यान रखना है कि कब हुआ था? 2006 में हुआ था, लेकिन अगर लागू की डेट आए तो 2008 आप लगाएंगे। गलत नहीं करेंगे, क्योंकि चीजों को समझेंगे तब आंसर दे सकते। फिर बोलते हैं गुरुजी मैं कौन सा लगाऊं? भाई 2006 लगा, लागू कब हुआ? 2008। जैसा प्रश्न होगा वैसे लगाओ। सीटों में कब लागू हुआ? 2012 में। बात है आप समझ। आगे देखो जरा, ये जो परिसीमन हमारे पास हुआ था ना, ये हमसे एक प्रश्न ये पूछा हुआ था कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में होता है, जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में हमारे पास ये हुआ था। इसमें भी सीटें तो कोई परिवर्तन नहीं हुई भाई, 170 सीटें थी, 70 ही रखी। बिल्कुल, अगर हम उनको भी देखें तो यहां पर वही चीज हम लोग करेंगे। एक हमारे पास आरक्षित सीट आ जाएगा और एक हमारे पास आएगा गैर आरक्षित। गैर आरक्षित सीट हमारे पास आएगी। वही सीट है, आरक्षित सीटें हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 15, और गैर आरक्षित सीटें कितनी हो जाएगी? 55 सीटें। बिल्कुल वही है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसमें परिवर्तन यह है कि एससी के लिए जो सीट है वो हमारे पास 13, और यहां पर जो एसटी के लिए जो सीट है वो हमारे पास 2 हो जाएंगी। ये यहां पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब ये भी कैसा था तो इसको समझना जरा आप लोग। हमारे पास जो सीटें थी, इससे पहले आप इसको देखना, हमने एक सीट देखी थी जिसका नाम था चक्राता सीट, एक हमने देखा था खटीमा सीट, और एक हमने देखी धारचूला। ये थी हमारे पास सीटें। तो यहां ध्यान रखना, खटीमा और धारचूला को मिलाकर बनाती नानकमत्ता सीट। नानकमत्ता कौन सी सीट बनी? नानकमत्ता। तो ये ध्यान रखना, एक चक्राता सीट होगी और एक नानकमत्ता। किसको मिला है? खटीमा और धारचूला। कुछ सीटें, कुछ चीजें धारचूला किस में आ गई, कुछ अन्य सीटों में आ गई। तो ध्यान रखना, 2 सीटें बन गई, खटीमा और धारचूला को मिलाकर नानकमत्ता। कितनी सीटें होगी? 2। अब एससी वाली सीट में यहां से क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? जैसे एससी की सीट है हमारे पास, क्योंकि बाकी तो ऐसे, अब एससी की सीटें तो 13 है, लेकिन इनमें ध्यान रखना कि सर्वाधिक सीटें कहां पर है? तो सर्वाधिक ऐसी सीटें हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में कितनी सीट है? तो 3। कौन कौन सी? एक है ज्वालापुर, ज्वालापुर है, एक है भगवानपुर, और एक है झबरेड़ा। ये सीटें हैं, 3 सीटें। सर्वाधिक सीटें कहां पर है? हरिद्वार। क्लियर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहीं पे ध्यान रखना, नोट करके लिख दूं, विधानसभा की सर्वाधिक जो सीटें हैं वो भी हरिद्वार में। कहां पर है? हरिद्वार में। कितनी सीटें? 11 सीटें। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहां है? हरिद्वार में। और कम है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। कितनी है? 2-2 सीटें। अगर कम में आए तो हमारे पास एक आप लगाएंगे, अगर कम में लगाए, कम सीटों में, तो एक हमारे पास चंपावत हो जाएगा, एक हमारे पास बागेश्वर हो जाएगा, और एक रुद्रप्रयाग। इन सभी में कितनी है? 2-2 सीटें हैं। सर्वाधिक कहां पर है? हरिद्वार में। हरिद्वार में कितनी? 11 सीटें। देहरादून में कितनी है? 10 सीटें। ये भी ध्यान रखना है, देहरादून क्योंकि राजधानी है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पहले देखा था ना पर्वतों के लिए और मैदानों के लिए कितनी कितनी, यहां पर देखो आप, ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा और ये हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। अब यहां पर क्या अंतर हुआ दोनों में? सीटों में क्या परिवर्तन इन्होंने कर दिया कि पर्वतों और मैदानों में इन्होंने क्या करा, पर्वतों से जो है ना, पर्वतों में पहले कितनी थी भाई? 40 सीट से, यहां पे 6 माइनस कर दी। यहां पर कितनी थी? 30। यहां पर ये 6 प्लस कर दी। इसका मतलब है अगर यहां पर माइनस करेंगे तो यहां तो बैठ रही है 34 सीटें, और यहां पे प्लस करते तो यहां पर 36 सीटें। मतलब आज लगा सकते हैं मैदानों में 36 सीटें हुई और पर्वतों में 6 सीटें। अर्थात आप नोट करके लिख सकते हैं कि दूसरे परिसीमन के तहत पर्वतों से
छह सीटों को घटाया गया तथा मैदानों में जोड़ा गया या फिर बढ़ाया गया। 6 यहां से कम करिए, यहां पे बढ़ा दी। ये दूसरे परिसीमन की कहानी है कि दूसरे परिसीमन में हमारे पास सीटों की क्या स्थिति देखने को मिली। आप यहां पर ये भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ये चीजें समझ गए हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न बनेगा। ये जो हम लोगों ने बात अभी देखी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है हमारे पास परिसीमन दूसरा। और परिसीमन में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये केवल वो था जो हमारे पास विधानसभा से संबंधित है, यहां से आप एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, 2 परिसीमन हमारे पास हो गए। अगर हम ये देखें वर्तमान में हमारे पास, जैसे हम पहले देखें 70 सीटें हमारे पास देखने को मिली है ना। अब इस परिसीमन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये तो हमारे पास किसका था, विधानसभा का था। अब विधानसभा के साथ हमारे पास तो लोकसभा सीटें भी है ना, तो लोकसभा का भी तो होगा हमारे पास, क्योंकि अगर हम विधानसभा को पढ़ रहे हैं तो लोकसभा की क्या स्थिति रही है इन दोनों परिसीमनों में। हमारे पास लोकसभा की अगर हम देखें तो लोकसभा में हम एक ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम यहां पर देखें तो ये तो होगा पहला परिसीमन। पहला क्या हो जाएगा, परिसीमन। ये पहला परिसीमन हमारे पास हो जाएगा। और अगर हम यहां देखें तो ये होगा हमारे पास कौन सा, दूसरा परिसीमन होगा। परिसीमन हमारे पास देखने को मिलेगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा। तो लोकसभा में हमारे पास क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले ध्यान रखना, लोकसभा के पहले परिसीमन, जो परिसीमन की डेट वही है, मतलब लोकसभा को भी उसी में डिवाइड किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी। जो आज भी है 5 सीटें जो थी, उस समय भी 5 सीटें थी, और वही 5 सीटें हम लोग आज यहां पर देख रहे हैं। देखो जरा, उस समय भी हम लोग देख रहे हैं कितनी सीटें थी, 5। आज भी हम कितने देख रहे हैं, 5। एक हमारे पास कौन सी थी, टिहरी सीट थी, ये आपको ध्यान रखना है, आज भी हमारे पास टिहरी सीट। एक हमारे पास गढ़वाल सीट हमें देखने को मिल रही है, तो आपको ध्यान रखना, हो सकता है मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो थोड़ा सा इसको भी आपको मैनेज करना। एक हमारे पास हरिद्वार सीट हमें देखने को मिलती है, और एक हमारे पास अल्मोड़ा सीट आपको देखने को मिलती है, और एक आपके पास नैनीताल सीट आपको देखने को मिलती है। ये हमारे पास 5 जो सीटें थी, ये थी हमारे पास। अब थोड़ा सा आप समझना जना, ये गणित आप समझना कि क्या है, किस तरीके से। लोकसभा की सीटें तो है 5, विधानसभा की है 70, तो ऐसा क्या मामला भाई, तो इसको ये ध्यान रखना। 70 सीटें हमारे पास विधानसभा की, लोकसभा की कितनी सीटें, 5। तो अगर 5 से 70 में हम लोग भाग देंगे तो 14 पंजे कितने होते हैं, 70। मतलब एक विधायक कितने के बराबर है, 14। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक विधायक, हम तो या तो ये बोल सकते हैं कि एक विधायक जो है, एक विधायक या विधानसभा हम लोग बोल सकते हैं, एक विधायक या विधानसभा जो है वो कितने के बराबर है, 14 विधायक के बराबर। मतलब एक विधानसभा जो, एक लोकसभा जो है उसके अंतर्गत 14 विधायक बोल सकते हो, या 14 विधानसभा उसके अंतर्गत आती है। तो आप लगा सकते हो कितने पावरफुल होते हैं, क्योंकि 14 विधायक उसके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे 14 विधानसभा आ रही। तो हम ये मान लिए कि 14 विधायक इसके नीचे आते हैं, 14 विधायक इसमें आते हैं, और 14 विधायक इसमें आते हैं, 14 इसमें है और 14 इसमें, मतलब 14 विधानसभा इसमें होंगी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे हमारे पास अभी चुनाव हुए ना, तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव रहे, जैसे हम लोकसभा के देखे, नहीं तो लोकसभा के चुनाव में लोगों का इतना हस्तक्षेप नहीं देखने को मिलता है। और मैं अगर मानूं तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट दिलाने वाली जो बात थी वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है बॉबी पवार, मुझे लगता है। क्योंकि अगर बॉबी नहीं होते तो शायद, मतलब अगर वो इस चुनाव में नहीं आते तो इतना वो नहीं था, क्योंकि लोगों का इतना क्रेज नहीं होता था इसमें। खासकर मैं आपको बात करूं तो उत्तराखंड की टिहरी विधानसभा सीट जो है बहुत चर्चित रही। केवल मैं उत्तराखंड में नहीं बोल रहा हूं, देश की बात करूं तो मैं आपको। और होने का कारण क्या रहा, क्योंकि एक युवा 26 साल का जो चुनाव लड़ रहा है, और एक वो जो मतलब पूर्व जो आप लगा सकते पहली सांसद जो बन रहे कमलेंदु मतीशाह, उनके परिवार से चल रहा है। दूसरी तरफ देश निर्माण में जिनकी भूमिका रही, या फिर देश के स्वतंत्रता निर्माण में जिस समय की पार्टी कांग्रेस, उधर से दूसरी लड़ रही है। और एक वो बेरोजगार संघ जो युवाओं के द्वारा, बेरोजगार लोगों के द्वारा बना हुआ, और वो पूरी टक्कर ले रहे हैं और सबको हिला रहे हैं। तो इसका मतलब आज हमें ये जानना भी जरूरी है कि उस टिहरी की लोकसभा में भी कौन कौन से आते हैं, और राज्य की वैसी अन्य सीटों में भी कौन कौन से आते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब आज जो है इतना लोगों के अंदर वो हो चुका है कि वो कौन कौन सी सीट है। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक तो देहरादून आता है, सबसे पहले ध्यान रखो, इसके अंतर्गत एक तो देहरादून हमारे पास आएगा,
दूसरा आपको ध्यान रखना इसमें टिहरी आएगा अगर आपसे ये पूछा जाए, और तीसरा जो होगा वो उत्तरकाशी होगा। कौन होगा? उत्तरकाशी। अब ये ध्यान रखना इसमें जो सीटें होंगी ना वो सारी नहीं आएगी। देहरादून में विधानसभा सीटें 10, इसमें से केवल 7 सीटें इसमें आती है। ध्यान रखना 7 सीटें इसमें आएगी। टिहरी में हमारे पास 4 सीटें इसमें आती है। कितनी आती है? 4 सीटें आपको, क्योंकि टिहरी में 6 है लेकिन इसमें कितनी आती है? 4 आती है। और उत्तरकाशी में जो है वो 3 सीटें हमारे पास इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछे, देखो टिहरी के अंतर्गत टिहरी नहीं आ रही पूरी, टिहरी में कितनी हमारे पास? 6 सीटें। अब 2 सीटें जो है ना हमारे पास, जैसे देवप्रयाग और नरेंद्र नगर, वो दोनों सीटें हमारे पास किस में आती है? गढ़वाल में आती है। किस में आती है? गढ़वाल में आती है। तो आपको ध्यान रखना यही तो बहुत जरूरी है मतलब हमारे लिए, कि टिहरी हम लोग बोलते हैं लेकिन टिहरी के अंतर्गत वो टिहरी में सारे थोड़ी आते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो हम लोग इसमें टिहरी हमारे पास आता है, तो गढ़वाल सीट में हमारे पास टिहरी आता है। गढ़वाल में खुद हमारे पास पौड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके नाम से गढ़वाल जाना जाता है, पौड़ी हमारे पास आता है। इसी में रुद्रप्रयाग हमारे पास आता है। इसी में हमारे पास चमोली हमारे पास इसमें देखने को मिलता है, और नैनीताल हमें देखने को मिलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इस बात को आप समझना कि टिहरी लोकसभा सीट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी 2 सीटें, ध्यान रखना 2 सीटें हमारे पास, एक नरेंद्र नगर, ये आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है, नरेंद्र नगर और देवप्रयाग, जो देवप्रयाग है, ये दोनों सीटें हमारे पास किस में आती है? तो टिहरी में हमारे पास देखने को मिलती है। समझ में? और इसमें 6 सीटें हमारे पास पौड़ी की आती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? रुद्रप्रयाग की हमारे पास 2 आती है, चमोली की हमारे पास 3 आती है, और नैनीताल की रामनगर सीट, इसको भी आपको ध्यान रखना, जिनके मैं नाम लिख रहा हूं, रामनगर सीट हमारे पास इसमें आती है। अब गिनो जरा, 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, और एक हमारे पास होगी नैनीताल की 14 सीटें। इसमें भी देख लो 7 और 3 10 और 4 14, ये सीटें हमारे पास देखने को, मतलब अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल हमारे पास इतनी सीटों से देखने को मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ध्यान रखना, लोकसभा क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आप आंसर लगाएंगे, किसको लगाएंगे? तो ध्यान रखना हमारे पास गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र को आप लोग लगाएंगे। किसको लगाएंगे? गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र को आप लोग। तीसरे पे आ जाओ आप लोग, हरिद्वार को हम लोग पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ेंगे हम लोग? हरिद्वार को आप लोग देखिए। हरिद्वार में अगर हम देखें तो मैं हरिद्वार को थोड़ा सा अगर आप लोग मैनेज करेंगे तो मैं हरिद्वार को यहां पर ले आता हूं, मैंने कलर भी अलग कर दिया। हरिद्वार में एक तो आता है हमारे पास देहरादून, ये ध्यान रखना, और एक खुद आता है हरिद्वार। हरिद्वार में विधानसभा सीटें 11, और देहरादून में 10 थी तो 7 तो यहां आ गई, तो 3 सीटें हमारे पास यहां होगी। कितनी होगी? ये भी 14 सीटें होगी। ये आपको ध्यान रखना 14, और हरिद्वार की 11 की 11 विधानसभा इसमें आ रही है। इसीलिए ध्यान रखना सर्वाधिक जनसंख्या वाला, मैं क्या कह रहा हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकसभा सीट वाली लोकसभा सीट है। आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली लोकसभा सीट कौन सी है, तो वो हमारे पास हरिद्वार है। और अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या क्षेत्र पर अगर हम देखें एरिया वाइज जो है एवरेज में, तो हमारे पास गढ़वाल हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में हमारे पास गढ़वाल हो जाएगी। क्लियर है? हमारे पास जनसंख्या जहां पर कम है वो ये अपोजिट भी हमारे पास, देखो क्षेत्रफल में कौन है? गढ़वाल बड़ी है, गढ़वाल क्षेत्रफल में बड़ी है लेकिन जनसंख्या में छोटी है। बात आ रही समझ में? हरिद्वार जो है जनसंख्या में ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल में छोटी है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अपोजिट है। बात आई समझ में? उसके बाद हमारे पास सीट आती है अल्मोड़ा सीट। में फिर से पेन चेंज कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा यहां पे लिखने में दिक्कत हो रही है। तो वो कौन है? अल्मोड़ा सीट। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि अल्मोड़ा सबसे पहले ध्यान रखना एससी की सीट है, वर्तमान की बात करें तो, लेकिन अभी इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास कौन आ रही है? अल्मोड़ा सीट। देखो अल्मोड़ा के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो कौन कौन हमारे पास है? एक तो खुद हमारे पास अल्मोड़ा हमें देखने को मिला, अल्मोड़ा हमारे पास पिथौरागढ़ हमें देखने को मिला, क्योंकि पिथौरागढ़ वो जो सीमावर्ती क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास बागेश्वर हमें देखने को मिलता है, और एक हमारे पास चंपावत। ये हमारे पास कौन किस में आते हैं? अल्मोड़ा सीट में। अब इनमें भी देखो अल्मोड़ा की इसमें 6 सीटें आती है, और पिथौरागढ़ की इसमें 4 सीटें आती है, और 2 सीटें बागेश्वर की और 2 सीटें चंपावत की हमारे पास आती है। इस बात को आप ध्यान रखना, अल्मोड़ा की 6 सीटें, पिथौरागढ़ की 4, बागेश्वर की 2 और चंपावत की 2 सीटें हमारे पास इसमें देखने को। कितनी हो जाएंगी? ये भी 14, 6 और 4 10 और 4 14, टोटल ये भी कितनी सीट होगी? मैंने क्या कहा? 14 के बराबर है ये, तो 14 सीटें यहां पर। जनपद आपसे पूछा जाएगा कौन से जनपद में हमारे पास ये सीटें देखने को मिलती है, तो ऐसे प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए तो इस बात को आपको ध्यान। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल 2 में आता है, एक तो नैनीताल में ही आता है और एक हमारे पास यूएस नगर में आता है। अगर मैं बताऊं तो नैनीताल में 6 सीटें हैं विधानसभा की। इसका मतलब एक तो हमारे पास रामनगर कहां आ गई? पौड़ी में, तो इसका मतलब कितनी सीटें बची? 5।
और यूएस नगर में 9 सीटें हैं तो कितने हो गई? 14 सीटें हो गई पूरी। समझ में? मैं आपको बता दूं इस नैनीताल को नैनीताल उधम सिंह नगर यूएस नगर लोकसभा सीट भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो इसी को। ये है हमारे पास सीटों का बंटवारा जो इसमें हुआ था। अब आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी? एक तो रामनगर सीट आपके लिए महत्वपूर्ण, नरेंद्र नगर और देवप्रयाग सीट आपको, बाकी तो सारे ही आपको ये ध्यान रखना है कि कितने जनपदों में, आपसे पूछा जाएगा कितने जनपदों में हमारे पास हरिद्वार लोकसभा सीट है, गढ़वाल सीट है, टिहरी है या फिर नैनीताल है। तो ये पूरा डेटा है आपका जो लोकसभा का पहली जो परिसीमन हमारे पास हुआ है, इसका आधार जो है या फिर जनसंख्या, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्रफल या जनसंख्या पे मैंने दोनों आपको करा दिए। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, बड़ा क्षेत्र कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हमारे पास कौन सा है, तो दोनों बातें मैंने आपको दर्शा दी। जब हमारे पास दूसरा परिसीमन हुआ ना, मैंने वहां पर लिखा था, वैसे दूसरा परिसीमन हुआ था 2006 में हम लोग पढ़ रहे, उसमें केवल एक सीट लिखना है, एक ही चीज लिखनी है नोट करके, दूसरे परिसीमन में और कुछ नहीं लिखना है कि 2000 अल्मोड़ा सीट को जो है, अल्मोड़ा सीट को एससी के लिए आरक्षित किया गया, एससी के लिए आरक्षित किया गया। अगर आपसे पहले में नहीं था, ध्यान रखना, पहली विधानसभा में, पहली लोकसभा में नहीं था, दूसरी विधान जो हमारे पास लोकसभा है उसमें इसको आरक्षित किया गया। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एससी के लिए अल्मोड़ा सीट कब आरक्षित की गई, तो वो हमारे पास किसमें की गई, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, वो दूसरे परिसीमन के तहत हमारे पास की जाती है। बात है आपको समझ में? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है कि किसके तहत इसको की गई है या फिर किसके तहत इसको रखा गया, तो इस बात को, एक बात छोटी सी, में क्लास का वैसे टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी मैं छोटा छोटा आपको एक मोटे तरीके से थोड़ा सा मैं 2-4 बातें लिखाना चाहूंगा, तो जल्दी से आप लोग लास्ट टाइम लिख लीजिए ताकि हमारे पास रहे। पांचों विधानसभा हमारे पास है, पांचों विधानसभाएं कौन सी हो जाएगी? एक हमारे पास टिहरी है, एक हमारे पास पौड़ी है, एक हमारे पास कौन हो जाएगा? पौड़ी हो जाएगा, पौड़ी हो जाएगा, एक हमारे पास, पौड़ी का मतलब है सॉरी गढ़वाल आप लोग लिख लीजिए, एक हमारे पास हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार हमारे पास हो जाएगा, एक अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मोड़ा हमारे पास हो जाएगा, और एक हमारे पास नैनीताल हमारे पास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नैनीताल। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे यहां से पूछा जाएगा कि भाई पहली बार जो है कब यहाँ पर जो है सांसद बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना 1952 में हमारे पास बनता है कमलेंदु मती शाह। कौन बनता है? कमलेंदु मती शाह, कमलेंदु मती शाह, इसको आपको ध्यान रखना है। 1952 में हमारे पास कौन बनता है? कमलेंदु मती शाह। दूसरा गढ़वाल से भक्त दर्शन, भक्त कौन बनता है? 1952 में, ध्यान रखना 1952 में कौन बनता है? भक्त दर्शन। कौन बनेगा? भक्त दर्शन, इसको भी ध्यान रखना है। 1952 में हमारे पास बनता है भक्त दर्शन, थोड़ा सा आप लोग इसको भी लिखते रहेंगे। उसके बाद हरिद्वार से हमारे पास भगवान दास राठौर, ये ध्यान रखना है कौन बनता है? भगवान दास राठौर। और आपको बता दूं क्योंकि ये हरिद्वार जो है सबसे राज्य गठन के बाद मिलने वाली सीट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कब बनता है? 1977 में, 1977 में हमारे पास बनता है, क्योंकि राज्य गठन के बाद मिलने वाली कौन है हमारे पास? हरिद्वार है, इसको भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद अल्मोड़ा से हमारे पास डीडी पंत जी है, अल्मोड़ा से हमारे पास कौन है? डीडी पंत है। और डीडी पंत जो है वो कब बनता है? 1952 में, 1952 में बनते हैं। और ध्यान रखना इनके बाद जो यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में मृत्यु हो गई थी इनकी, तो यहाँ पर 1955 में जब उपचुनाव हुए थे तो कौन बने थे? बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी यहाँ पर बने थे। तो आपने पढ़ा होगा कि बद्रीदत्त पांडे जी क्या बने थे? हमारे पास लोकसभा के सदस्य बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1955 में हमारे पास बनते हैं। उसके बाद है सीडी, एक है सीडी वो नहीं चलने वाली, सीडी पांडे जी, ये पंत है, ये डीडी पंत जी है और ये पांडे। और डीडी पंत ये वो नहीं है कुलपति वाले, ठीक है ना। हमारे पास क्या बनते हैं? लोकसभा के सदस्य बनते हैं। और ये भी कब बने थे? 1952 में, 1952 में। थोड़ा क्लास का टाइम हो गया, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने मोटा मोटा आपको करा दिया। टिहरी से 1952 में कमलेंदु मती शाह है, और गढ़वाल से हमारे पास 1952 में भक्त दर्शन, हरिद्वार से हमारे पास भगवान दास राठौर जी है, अल्मोड़ा से डीडी पंत जी है, 1952 में बने थे। उसके बाद 1955 में बद्रीदत्त पांडे जी, और नैनीताल से हमारे पास सीडी पांडे 1952 में हमारे पास क्या होता है? ये बनते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, टिहरी से हमारे पास महारानी लक्ष्मी जी है, उसके बाद पौड़ी से अनिल बलूनी जी है, और हरिद्वार से हमारे पास कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। दूसरे अल्मोड़ा से हमारे पास अजय टमटा है, ये आपको ध्यान रखना है। और नैनीताल से अजय भट्ट है। ये 2024 के मैंने आपको बोले, ये 2024 के बोले जो मैंने अभी बोले हैं, इनको आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए राज्य निर्माण के बाद जो संसदीय सीट जो राज्य में शामिल हुई वो हमारे पास कौन थी? जो वो हमारे पास हरिद्वार सीट है, ये भी मैंने बोल दिया, राज्य निर्माण के बाद हमारे पास शामिल होती है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, थोड़ा सा जल्दी में हुआ लास्ट टाइम में क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बिल्कुल शेयर करें,
ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिन विद्यार्थियों को वास्तव में जरूरत है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।